बेटा मुझे तो कुछ खबर याद नहीं रही। वो गोरखन है यहाँ, वो उसको मैं देखता हूँ जरा। ये फजल करीम है। मैं तो सोच रहा था कि लोगों को कब्र में उतारते उतारते ये खुद भी उतर गया होगा, मगर इसे देख के बड़ी खुशी हुई। बस यही है बेटा, वो जिसने रेशम बहन को अपने हाथों से कब्र में उतारा। आपको खबर का पता है? हाँ साहब, सिर्फ इसलिए पता है कि मैंने उसका ख्याल रखा है। और उनकी कब्रों पे तो लोग आते जाते थे, मगर उस बेचारी लावारिस और जवान मर्द की कब्र पर कोई भी नहीं आता था। ये उसका बेटा है, बाहर से कब्र पर फातिहा पढ़ने आया है। जीते रहो बेटा, आओ मेरे साथ। ये है जी रेशम बीबी की कब्र। उठ रेशम बहन।
ये कब्र वो दूसरी कब्रों की तरह पक्की हो सकती है? हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। बाहर राजा अहमद नाम का ठेकेदार मौजूद है, उससे बात कर लें। वो आजकल 2 कब्रें पक्की कर रहा है। कतबा मैं बनवा लाऊंगा, लिखाई तुम बता देना। ठीक है, लेकिन कितने दिन लगेंगे? आप कतबा बनवाएं, तब तक तैयार हो जाएगी। बेचारा अपनी माँ की कब्र पर फातिह खानी के लिए आया। कौन? यूसुफ? नहीं तो मैं और किसकी बात कर रही हूँ? हाँ, माँ बाप चीज ही ऐसी होते हैं, अगर जिंदगी में इनकी कदर कर ली जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। सही। हम लोग यूसुफ को घर पे खाने पे ना बुला लें। देखो, मलेशिया में उसका कारोबार है, जायदाद है, अच्छा लड़का है, और फिर सबसे बड़ी बात कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली। इंसान भी कितना लालची है, हर बात में अपना मकसद निकाल लेता है। नहीं, इसमें लालच वाली कौन सी बात है? जिस घर में बेरी होती है, पत्थर तो वहां आते हैं। और हमारी बेरी को पत्थर लग चुका है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेरी से बेर नहीं गिरा। हाँ, शायद ठीक कहती है। चाचा अभी तक जाग रहे हैं? आओ आओ आओ, बैठो बेटा। क्या सोच रहे थे? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी आमदनी और जायदाद का वो डॉलर रुपए में बदल के सोच रहा था, और खुशी से मेरी नींद उड़ गई। मौला सलामत रखे। बस चाचा, अल्लाह का करम है, अब्बा ने मेहनत ही बहुत की है, उसी का फल है। वो तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वापस जाऊंगा तो वो भी कर लूंगा। किसी गोरी से ना कर लेना, चिट्टी चमड़ी, दिल काला। सारी तो एक सी नहीं होती चाचा। मैं सोच रहा हूं कि छोटी या बड़ी को तुम्हारी खिदमत के लिए ले आऊं। नहीं चाचा, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत है। वो छोटी तो लाहौर में ही है, दिन में आ जाया करेगी, और कहो तो रात को चली जाया करेगी। नहीं चाचा, कहा ना, जरूरत नहीं है। अरे भाई, खाना वाना पका दिया करेगी, तुम उससे मिलोगे तो खुश होगे। चाचा, मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है।
और अकेला मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चाचा, वो शाही किला नहीं दिखाया आपने मुझे। इतना कुछ सुना उसके बारे में, स्पेशली वो शीश महल के बारे में। मुझे बहुत शौक है देखने का। हाँ हाँ, वो कल चले चलेंगे। चाचा कल तो नहीं, कल तो मुझे प्रोफेसर साहब के पास जाना है खाने पे। परसों या तरसों का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जब कहोगे बना लेंगे। चलें आप सोएं चाचा। गुड नाइट। और वो दोनों इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, मैं समझा कि लड़ रहे हैं। बाद में पता चला कि वो बाप बेटा है। हाँ, कुछ लोगों को खामखा ऊंचा बोलने की आदत होती है। अंकल, कुछ लोगों को, मुझे तो लगता है यहाँ सबको ऊंचा बोलने और ऊंचा सुनने की आदत है। तुम पहली बार पाकिस्तान आए हो, इसलिए मोहतात रहो। आइंदा अगर कोई सचमुच लड़ भी रहा होगा ना, तो मैं उनको रोकने की नेकी नहीं करूंगा। नहीं बेटा, नेकी करते रहना चाहिए, देखभाल के और बेलौस। वो मिसाल तुमने नहीं सुनी, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, और कुछ लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि नेकी करने वाले को दरिया में डाल देना चाहिए। मेरे ज्यादा तो नहीं लग रही बेटा? वैसे मैंने तुम्हारे हिसाब से जरा कम ही डाली है। नहीं आंटी, वो कभी कभी मिर्च अगर ज़्यादा भी लग रही हो ना, तो उसको छोड़ने को जी नहीं चाहता। मज़ा आ रहा है मुझे। और अगर खाना छोड़ दें भाईजान तो ज़्यादा लगती हैं, इस वजह से खाते ही रहना चाहिए। ये अच्छी तरकीब है वैसे। अजनबियों पर कभी भरोसा न करना, चाहे वो कितने ही माकूल क्यों न नजर आते हों। अंकल, इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। अभी कराची में कायद आज़म के मज़ार पे मैंने एक लड़के से बोला कि मेरी तस्वीर खींच दो। कैमरा उन साहब को पकड़ाया, पलट के देखा तो साहब कैमरे समेत गायब। हाय हाय, कितने बुरे लोग हैं ये। बहुत अफसोस। अंकल, अफसोस की बात तो ये है कि कायद आज़म के मज़ार पे ऐसा हुआ। बेटा, यही तो जवाल की निशानियां हैं। कुछ लोग यहाँ कायद आज़म की तस्वीर वाले नोट रिश्वत में देकर कहते हैं कि ये हम कायद आज़म से सिफारिश लाएं। हाउ सैड। अंकल, एक्चुअली मुझे एक रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत थी। यहाँ के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं। कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि किस बात पे कोई खुश हो जाता है और किस बात पे खफा। कुछ दिनों में तुम्हें अंदाजा हो जाएगा बेटा। अंकल, एक और बात बताएं, अगर फूल को देख के बेख्तियार मुंह से निकल जाए कि वाह फूल कितना खूबसूरत है, तो क्या ये बुरी बात है? अरे नहीं बेटा, फूल तो बहुत खुश होगा। हाँ, लेकिन ये बात किसी औरत को मत कहना। जी, इसका अंदाजा भी है मुझे। वैसे वहां अगर किसी लड़की की तारीफ करें तो वो खुश होती है और थैंक यू भी कहती है। और यहाँ पर पता है भाई क्या होता है? क्या होता है? बाजार में एक बच्ची जा रही होती है और पीछे से कोई बूढ़ा आदमी उसे कहता है, ए बेबी, तो वो पता क्या कहती है आगे से? कहती है, घर में माँ बहन नहीं है। क्या बात है बेटा? फौजिया, तुम बहुत चुप चुप हो। जी अब्बू, मैं सुन रही हूँ। ओ, चलो ये तो पता चला कि ये बोलती भी हैं। आपने इसलिए नहीं बोली कि ज़्यादा फूल ना झड़ जाए। जिमी, तुम ज़्यादा शौकी नहीं दिखा रहे हो। अरे क्या हो गया फौजिया? मजाक कर रहा है वो? आई एम सॉरी आपी। मेरी तरफ से भी सॉरी। अरे नहीं बेटा नहीं, ये तो दोनों आपस में ऐसे छेड़छाड़ करते रहते हैं। छेड़ मैं हूँ और भाईजान छाड़ ये हैं। चुप रहो जिमी। देखा, कर दिया ना नाराज उसे। दरअसल कराची में इसकी सहेलियां हैं ना,
वहीं कॉलेज था, वहीं पढ़ी लिखी पली बड़ी, तो अभी लाहौर में अभी मेरा ख्याल है एडजस्ट नहीं हो पाई। कौन बेटा? जी जी मैं खा रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है, ज़बरदस्त। चलो जाओ, बहन को मना कर लाओ। जी अम्मा। चलो। क्या हो गया है तुम्हें फौजिया? मेहमानों के सामने इस तरह करते हैं? किसी ने हंसी मजाक में कोई बात कर दी तो क्या हो गया? मैं हंसी मजाक पर नहीं, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ अम्मी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी किस्मत को। कुछ नहीं हुआ मेरी किस्मत को अम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है और आप कहती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, ये एक हादसा था और हादसा इंसान के साथ कभी भी पेश आ सकता है। रोने धोने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए तो रोती है। तुम्हें कहा ना, इसने कहा कि कोई हैसियत नहीं है। हैसियत हो या ना हो, अगर मुझे मालूम है कि अब इससे मैं मरकर ही आजाद हो सकती हूँ। नहीं बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन, ये कैसी बातें करती हो तुम? मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि हमने ये बात छुपाई है तो ये छुपी रहे। यूसुफ क्या सोचता होगा कि क्या मसला है? जो मर्जी सोचे, आई डोंट केयर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मुझे खुद मालूम नहीं अम्मी, लोगों को हंसते बोलते देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। I'm sorry अम्मी। सॉरी अपने अब्बू से कहो, उस वक्त से परेशान बैठी है। चल बेटा। मुझे भी माफ कर दें आप ही। आओ अब्बू के पास चलते हैं। टोनी, रूही बेटा, आज आप फिर इतनी देर से आए? दफ्तर में बहुत काम था, बहुत। तो वो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से दफ्तर में काम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, वो टैक्स के लिए अकाउंट्स वगैरह बन रहे थे ना। जो कुछ बन रहा है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। क्या क्या कहा? क्या समझती हो तुम? क्या बन रहा है? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे मालूम है कि दफ्तर के बाद आप कहाँ जाते हैं। कहाँ जाता हूं? उसी हराफा के पास। Shut up! Mind your language, please. देखा देखा ना कैसी मिर्चें लगी। वो मेरी बीवी है, माँ है रूही की।
तुम्हें तमीज से बात करना चाहिए। मैं दफ्तर के बाद वकील के पास गया था। अब आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। झूठ? मैंने झूठ बोला? उस सारी औरत की खातिर आप मुझ जैसे खानदानी बकवास बंद करो। वो मेरी बीवी है। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम उसके पांव की जूती के बराबर भी नहीं हो। खानदानी औरत। बस तो फिर ठीक है, अब उसी को यहाँ ला के रखिए। मैं जा रही हूँ। बड़े शौक से जाओ। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की धमकियों से। जाओ जाओ, अपना ये शौक भी पूरा कर लो। टोनी कहीं नहीं जाएगा, वो इसी घर में रहेगा। तुम मेरे साथ चलोगे ना? आपने मेरी छोटी अम्मी को निकालने के लिए आपने मेरे दूध में अपने खुद जान बुलाई थी। ये तो तुम्हारा अपना बेटा है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? शाबाश बेटा, इसी तरह हमेशा डंके की चोट पे सच का साथ देना, तुम्हारी इज्जत और वकार में इजाफा रहेगा। और तुम चाचा भतीजा तो मैं बेवकूफ हो। और कुड़ी अगर बेलगाम हो गई थी तो उस मुंडे को काबू करना था। वो कैसे अब्बा जी? और बल्लो पैसा खर्च करके भाव गुलाम रसूल के पास कोई पैसे की कमी है? अब्बा जी, अरे वो करोड़पति प्यो का पुत्र है। कौन पुत्र? वही अम्मा, मरासी का पुत्र है। हाँ हाय, और वहाँ पे गाने बजाने वालों को वो इतने पैसे मिलते हैं? अरे अरे बाप, अरे उनका अपना बिजनेस है। हेलो, फिर अंग्रेजी बोल दी। और कारोबार है। कुछ तुमकी कुतड़ी है कि नहीं? बहुत तौबा करो तबा, और बड़े सख्त कानून है वहाँ के। मेरा ख्याल है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई अब्बा जी, भाई आप क्या करोगे? उसके रिश्तेदार तो होंगे लाहौर में, कोई माँ प्यो चाचा ताया मम्मी चाची। अब्बा फर्ज करो अगर उसका कोई रिश्तेदार हुआ भी तो आपने क्या कर लेना है? वो अपने गांव का बग्गा माछी है ना लाहौर में, है कि नहीं? नहीं वो है। वो चोर है। अब बग्गा बदमाश है, अब छोटी मोटी चोरियां नहीं करता। बड़ी तरक्की की है उसने, अब डाके मारता है। वो उजरती कातल है वो, बंदे को यूं उठाता है जैसे पेट बकरी को। बड़े बड़े लोगों से मिलना मिलाना है उसका, है कि नहीं? नहीं नहीं, हमें ऐसे झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम फोन करके ना अपने चाचे को उससे उस लड़के के रिश्तेदारों का पता करो,
लड़की ने अपनी मर्जी से ब्याह कर लिया ना, तो हम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, है कि नहीं? अब्बा, तुम्हारी बात में वजन है। क्यों नहीं होगा? और जवानी में तुम्हारा प्यू कोई कम वारदातिया तो नहीं था। बस उसका कोई एक रिश्तेदार भी मिल जाए, आगे बग्गा खुद काम चला देगा, है कि नहीं? सब समझ गया अब्बा, यहाँ सब कुछ हो सकता है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। कयामत की निशानियां हैं। क्या हुआ चाचा, सवेरे सवेरे किस पे गर्म हो रहे हैं? वही बात हुई ना, वो भाग गया कमबख्त। यानी कयामत की निशानियां हैं। इन लोगों ने पता नहीं मरना ही नहीं है क्या? भाग गया? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि सारी रकम एडवांस में मत दो। वो 2 कमरे बना के चला गया। कब्र का क्या बना? एक ईंट नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं आपको पैसे देता हूँ, हम उसको बाद में तलाश कर लेंगे, आप इंतजाम खुद करवा लीजिए। ये नहीं, ये रखें। तो बस इंतजाम तो हो जाएगा, मगर नुकसान तो हो गया ना। कोई बात नहीं, प्रोफेसर अंकल ने ठीक ही कहा था। अजनबी पे एतबार मत करो, मेरी अपनी गलती है। ठीक है, मैं आज ही काम शुरू करवाता हूँ। यूसुफ साहब वापस चले गए क्या? नहीं, अभी तो नहीं। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं सोच रही थी कि मैं उनको सॉरी कर लूं। वो तो करनी चाहिए तुम्हें। अब आएंगे तो कर लूंगी। हाँ, बता रहा था कि उसे इस्लामाबाद और मरी जाना है। वापसी पर अलविदाई मुलाकात के लिए आएगा। अलविदाई मुलाकात? हाँ, जाने से पहले मिलकर जाएगा, तब सॉरी कर लेना। मगर तब तो बहुत देर हो जाएगी। देर तो हो जाएगी। हम उन्हें फिर से खाने पे ना बुला ले? ना बाबा ना, मैं ये रोज रोज खाने नहीं बना सकती। अम्मी, मैं हूं ना। तुम्हें अफसानों से और ये रोने धोने से फुर्सत मिल जाएगी। हाँ अम्मी, रोना धोना बंद। बड़ी तब्दीली है। हाँ अम्मी। ठीक है बेटा, उसने तुम्हारे अब्बू को अपना नंबर दिया था। तुम अपने अब्बू से नंबर लेके और उससे बात कर लो। इससे एक्सक्यूज करके मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। बेटा, तुम अब अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दो ना। नहीं अम्मी, अब मैं कोई जॉब तलाश करके अब्बू का हाथ बटाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि करीम साहब के ऑफिस में कोई जॉब है, तुम उनसे बात कर लो। मिल सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी अम्मी। आओ चलो, चाय। चाय रेडी है? हाँ, तो यूसुफ बेटा, तुम क्या कह रहे थे? अंकल, मैं कहना ये चाह रहा था कि मशरिक और मगरिब में वाज़ेह फ़र्क ये है कि वहाँ पे ज़िंदगी को
कुदरत का अतिया समझ के उसे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे गले में पड़ा ढोल जिसे बस जबरदस्ती मजबूरन बजाना पड़ता है। अंकल ये तो वही बात होगी ना गौतम बुद्ध वाली के दुनिया दुखों का घर है, वही बात हुई ना। बेटा इस बात के दो पहलू हैं। एक तो ये कि सब लोग ऐसा नहीं सोचते, और दूसरा ये कि कुछ दुख ऐसे होते हैं कि मगरिब हो या मशरक वो इंसान का मुकद्दर होते हैं, मसलन बीमारी, मौत वगैरह। हाँ, अगर इलाज मैसर ना हो या जाली दवा से मर जाए तो दुख दो चंद हो जाता है। जी ठीक कह रहे हैं आप। बीमारी, मौत, कुदरती आफात और हादसात के अलावा बाकी जितने मसाइल और दुख हैं वो इंसान के अपने पैदा करता है। चुनाचे मुहज़्ज़ब और खुशहाल माशरों में दुख और मसाइल कम होते हैं या उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि वहाँ पे लोग जियो और जीने दो के उसूल पर कारबंद रहते हैं। अंकल यहाँ के न्यूज़पेपर्स पढ़ के ये अंदाजा होता है कि यहाँ के लोगों का ऐसा रवैया कि मैं जीऊँ ना जीऊँ, किसी और को भी ना जीने दो। ठीक कहते हो। मैं देखती अच्छा, अब जहां तक गौतम बुद्ध के फलसफे का ताल्लुक है, वो कंट्रोवर्सी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कौन? ये प्रोफेसर एहसान साहब का घर है? जी जी। मैं इफ्तिखार उर्फ खारा। इफ्तिखार? कौन इफ्तिखार?